बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब बिल्ली थैले से बाहर आ गए। जो कहा जा रहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब उसको कानूनी और आइनी हैसियत हासिल होगी, जब काजी फायज़ ईसा साहब ये फैसला सुनाएंगे तो फिर उसके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। तो जो थी सबकी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली और अपील की तरफ, लेकिन असल कार्रवाई जो डाली गई है वो ये है कि नैब जो तरामीम थी उसका फ़ैसला आया था, कलअदम करार दी गई थी। उसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया अपील दायर करने का। वफाकी हुकूमत का अपना इदारा है नैब। कौम का पैसा लूटा गया। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये पैसा जो लूटा गया था ये वापस कौमी ख़जाने में आना चाहिए। ये करप्शन करने वालों को, करप्ट लोगों को डिफेंड करने के लिए फ्रंट फुट पे निगरान हुकूमत का आना कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मुझे ये बताएं, जब से ये निगरान हुकूमत आई है इसने कौन सा ऐसा आइनी और कानूनी काम किया है जिसको देख कर आप ये कह सकें कि ये निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है और इस निगरान हुकूमत के होते हुए शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात जो इस निगरान हुकूमत की वाहिद और इकलौती ज़िम्मेदारी है वो पूरी तरह से उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा। बात यह है कि इस वक्त आप जो निगरान हुकूमत है इसके अंदर वो लोग शामिल हैं जिनके केसेस इन नैब तरामीम की वजह से नैब अदालतों से वापस आए थे। तो यहाँ तो मामला ये है कि सियासी जमातों के लोग इस निगरान हुकूमत में बैठे हुए हैं और आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा था कि निगरान हुकूमत में ऐसे सियासी जमातों के लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से निगरान हुकूमत का जो गैर जानिबदारी का आहद चीमा जी जी तो ये कितने नाम है? जी जी जो यही कहने का मकसद है कि इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा जो मुकम्मल तौर पर एक सियासी जमात के इशारों पर नाच रहा है, अगर वो भी ये महसूस कर रहा है कि यार ये यहाँ पे गुड़ कोई बहुत ज्यादा हो गया है, उन पर इल्जाम लगा जी रहे हैं जी कि ये नून लीग की परछाई चल रही है जी 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 तो अब इलेक्शन कमीशन अगर इतना जानिबदार होने, नून लीग का मुंशी होने के बावजूद अगर इस तरह की चीज़ों को वो समझता है कि ये हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं और वो ये कहे कि जी जो निगरान काबीना है इसमें ऐसे लोगों को शामिल ना किया जाए जो एक सियासी जमात की तरफ जानिब यानी नून लीग की तरफ वो वाज़ेह झुकाव रखते हों, तो फिर मुझे बताएं कि वो सियासी जमात, वो निगरान हुकूमत कितनी एक जानिबदार होगी। तो अब जो आपने बात की ना कि नैब तरामीम के खिलाफ वो अपील, तो देखें जब सियासी लोग बैठे होंगे, सियासी हुकूमत होगी, तो फिर वो मुकदमात जो है वो उनके लिए करप्शन भी कोई इशू नहीं है, उनके लिए कौमी खजाने को लूटना कोई मसला नहीं है। बिल्कुल मसला नहीं है। देखें कि जो वजीर आजम है, मौजूदा निगरान वजीर आजम, इनके खिलाफ नैब में वो एक आपको पता है कि रेफरेंस चल रहा था जो नैब तरामीम उसी दिन आए दिन की भी होनी थी, जी जी इन्होंने हलफ उठाया जी जी तो ये हालात हैं कि एक वजीर आजम जो इस वक्त निगरान वजीर आजम है उसके खिलाफ नैब रेफरेंस चल रहा था और वो खुद नैब तरामीम से मुस्तफीद हुए थे, अब उनका भी रेफरेंस खुल चुका है। तो बात यह है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। इमरान खान वो वाहिद बंदा था जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपना जब हतमी जवाब, तहरीरी जवाब जमा करवाया था, उसमें उसने कहा था कि मेरे खिलाफ भी 190 मिलियन पाउंड वाला एक झूठा भूडा केस दायर किया गया है, लेकिन मैं उस केस को उसके लिए फ़ायदा नहीं लूंगा इन नैब तरामीम से। और उसने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट इन नैब तरामीम को कलअदम करार दे। अब देखेंगे 10 के करीब तरामीम PTI की जानिब से गुज़श्ता साल जुलाई 2022 में चैलेंज की गई थी और उन नैब तरामीम के जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 में से 9 तरामीम को कलअदम करार दे दिया। अब उसमें इतनी मतलब कि जो है वो भूडी किस्म की तरामीम थी कि जो पैसा प्ली बार्गेन के जरिए नैब वसूल कर चुका है, अब इन तरामीम के बाद तो नैब शायद वो पैसा भी वापस करता। यानी कि वो लोग जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर, करप्शन के नाम पर पैसा लूटा था पाकिस्तान का, इन नैब तरामीम के बाद वो नैब को कह सकते थे कि हमने आपको इतने अरब रुपए जमा करवाया था, हमारा वो सारा पैसा वापस करें। तो इस तरह की नैब तरामीम भी की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरमीम थी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, उसके अलावा दीगर तमाम जो तरामीम थी वो कलअदम करार दे दी। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें यह मौक़िफ़ था कि ब्यूरोक्रेसी में एक डर और खौफ ये पाया जाता है कि जब भी कोई कौमी मनसूबा शुरू किया जाता है
तो उसमें ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि अगर हम इस फाइल के ऊपर जो भी अफसर दस्तखत करेगा, इसकी मंजूरी देगा, इसको फाइनली इसकी अप्रूवल जब इसका आएगा, तो फिर उसमें ये होता था कि अगर ये मंसूबा नाकाम हो गया, या ताखीर का शिकार हो गया, या कोई भी और वजह से इसकी लागत बढ़ गई, या ये कामयाब ना हो सका, मुकम्मल ना हो सका, तो फिर उस पर उस अफसर के खिलाफ नैब मुमकिन तौर पर कार्रवाई कर सकता था। तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक डर खौफ पाया जाता था, और सुप्रीम कोर्ट अपने मुतअद्दिद फैसलों में इस हवाले से बार बार ऑब्जर्वेशन भी दे चुकी थी। तो साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में ये जब फैसला आया, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी के इन खदशात को मद्देनजर रखते हुए इस तरमीम को बरकरार रखा गया। इसके अलावा दीगर तमाम तरमीम को उड़ा दिया गया। अब वफाकी हुकूमत का ये आज ही हमने ये खबर दी है कि वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि अब हम नैब तरमीम के जो फैसला है उसके खिलाफ अपील दायर करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ फैसला उसका आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को आइनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया है और अपील का हक भी दे दिया है। तो अब अपील का हक जो है वो भी इसमें अब इस्तेमाल होगा। अब देखना यह है, वही बात कि निगरान हुकूमत है और हर हुकूमत का काम ये होता है कि वो करप्शन को रोके, लेकिन दूसरी जानिब देखें कि एक वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत जिसका काम इलेक्शन करवाना है, वो अब यहाँ पे अपील दायर करेगी और कहेगी जी कि ये जो करप्शन है वो होनी चाहिए। वही बात है ना कि हमजा शहबाज शरीफ साहब स्कूल में गए थे और वहाँ का था बच्चों करप्शन तो अच्छी होती है, हर होनी चाहिए, मुआशरों में करप्शन होती रहती है। तो जब आप बच्चों की इस तरह की तरबियत करें, जब आपकी सियासी क़यादत इस तरह की करप्ट सोच रखने वाली हो, तो फिर उसी करप्ट क़यादत आप भी समझते असल इम्तिहान अब काजी फायज ईसा साहब का अब शुरू हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तो हो गया, जिसकी वजह से वो अप्रैल से लेकर अभी तक सरकारी ख़जाने से तनख्वाह ले रहे थे, जिसका वो बार बार जिक्र भी करते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से ले रहे थे, लेकिन काम कोई नहीं कर रहे थे। अब क्या होगा? मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला, फिर ये नैब तरामीम का फैसला होगा क्या? अब देखें, बहुत सारे अहम मुकदमात हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं। सबसे अहम और ज़रूरी है 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाना। बिल्कुल, क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो किसी भी सूरत वो उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपने एक बार आइन को इसी तरीके से रौंदना शुरू कर दिया, एक सोच ये प्रिवेल हो गई सोसाइटी के अंदर, सियासी क़यादत के अंदर, रियासती इदारों के अंदर, तो फिर आपका जो आइन है वो सिवाय रद्दी की एक किताब के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आइन को हर सूरत, हर हाल में उसको बालादस्त होना चाहिए, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अब ये जिम्मेदारी आयद होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूँकि जो है वो समझे कि कप्तान है पाकिस्तान की अदलिया के, तो अब चीफ जस्टिस जो है वो अपने उन कॉल ऑफ फेल पर भी पूरा उतरें जो माजी में वो मुख्तलिफ मौके पर कहते रहे हैं, और आइन की बालादस्ती पर, आइन पर अमल दरामद करवाएं। 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का जो एक पाबंदी आइन पाकिस्तान ने लगाई है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। अगरचा उसके ऊपर अब मुकम्मल तौर पर तो अमल नहीं हो सकता, क्योंकि 90 रोज़ में से आज 12 तारीख है, तो आप देखें कि 60 और 4 64 दिन जो है वो उसमें से गुजर चुके हैं, पीछे रह गए 26 दिन। तो अब 26 दिन के अंदर तो इंतखाबात हो नहीं सकते, क्योंकि कम अज़ कम 54 रोज़ का आपका जो वो होता है इंतखाबी शेड्यूल होता है, या जो इंतखाबी प्रोग्राम होता है, वो कम अज़ कम 54 रोज़ का होना चाहिए। तो अब चीफ जस्टिस साहब जो है वो मुकदमा जब सुनेंगे, फिर उसके ऊपर भी 2-4 रोज़ 5 रोज़ लगेंगे, और उसके बाद फिर मजीद ये शायद मामला 10 से 15 रोज़ तक आ जाएगा। तो फिर ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस साहब पे अब आयद होती है कि वो सबसे पहले इंतखाबात के हवाले से मुकदमा सुने, और दूसरा सबसे अहम जो मामला इसमें आता है वो आता है बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। जो इमरान खान साहब ने भी अपने पैगाम में कहा कि अदलिया बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम गिरफ्तार सियासी वर्कर्स को, बशमूल ख़ास तौर पर ख़वातीन वर्कर्स जिनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है। गुज़श्ता दिनों आपको याद है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 9 ख़वातीन को रिहा करने का हुक्म दिया, और उस फैसले में ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि इन ख़वातीन की सिर्फ वहाँ मौजूदगी से किसी किस्म का कोई जुर्म साबित नहीं होता। तो उसके बावजूद उन ख़वातीन को रिहा होने के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अब चीफ जस्टिस साहब के ऊपर ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सिर्फ हवाई फायरिंग जो माजी में करते थे, क्या वो सिर्फ हवाई फायरिंग थी, या वो वाकई अपने कॉल ऑफ फेल के पक्के हैं और आइन और कानून के पर अमल दरामद करवाते हुए, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इन तमाम जो वर्कर्स हैं इनकी रिहाई का हुक्म देंगे। दौर तो नहीं स्टार्ट होने वाला।
देखिए कुछ भी हो सकता है। माजी में हमने देखा है कि वो चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस बनने से पहले जो आज खुद नोटिस के हवाले से उनकी एक राय होती थी कि ये कम से कम होने चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, वो चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने अंधाधुंध नोटिस लिए 44 के करीब आज खुद नोटिस जो है वो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के दौर में लिए गए थे। और जब वो जज थे तो वो कहते थे कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अदलिया के लिए, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर सर जिसके हाथ में छड़ी आती है, ताकत आती है, इख्तियार आता है, वो कब कैसे कहाँ से पलटा मार जाए, कहाँ से वो यू टर्न ले ले, कोई पता नहीं चलता। चीफ जस्टिस साहब को भी मीडिया पर आने का शौक है और वो चाहते हैं कि उनमें उनकी मीडिया के ऊपर रूनुमाई हो, उनको प्रमोशन मिले, मीडिया के ऊपर उनके नाम से खबरें चलें। उसकी वजह यह है कि हमने कई बार मुकदमात की समाअत के दौरान भी ये देखा है कि चीफ जस्टिस साहब जब देखते हैं कि मीडिया के कुछ लोग मौजूद हैं तो वो बाज़ औक़ात एक ऐसे मौजू के ऊपर रिमार्क्स दे देते जो उस वक्त अदालत के सामने ज़ेरे बहस ही नहीं होता था। इसकी एक मिसाल मैं आपको गुज़श्ता दिनों को खुद देता हूँ कि जब आपको याद है जब पेशावर में पुलिस लाइन में खुद कुछ धमाका हुआ था, तो मैं काजी फायज ईसा साहब की अदालत में मौजूद था। मैं अकेला रिपोर्टर था वहां पे और कोई दोस्त नहीं था उस वक्त। तो काजी साहब एक केस की समाअत के दौरान जो है उन्होंने अचानक से दहशतगर्दी के खिलाफ रिमार्क्स दे दिए कि हम कब तक जो है वो दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करते रहेंगे। वो आज उन्होंने 100 लोगों को मारा है, कल वो मजीद और सैकड़ों लोगों को मारेंगे। तो इस तरह के रिमार्क्स उन्होंने दे दिए, जिसके बाद जो खबरें जो है वो गर्म हो गई कि एक हालिया दिनों में खुद कुछ धमाका हुआ और उस पर चीफ जस्टिस की जानिब से दहशतगर्दी पर इस तरह की सख्त ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। तो ये रूनमाई का जो एक शौक, एक चस्का है, ये लोगों को होता है और जब इख्तियार मिलता है तो फिर कब कौन कहाँ से कैसे पलटा मार जाए, कौन कैसे जो है वो अपनी राय तब्दील कर जाए, किसके लिए उसके दिल में नरमी पैदा हो जाए, किसके लिए सख्ती पैदा हो जाए। तो ये मौजज़े पाकिस्तान में माजी करीब में होते रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हुए हैं। इसलिए मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सी चीज़ें इसमें आपको मुख्तलिफ नज़र आ सकती हैं, बहुत सी ड्रामाई किस्म की तब्दीलियाँ हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल बात फिर भी वहीं रहेगी कि क्या चीफ जस्टिस साहब आइन पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे या वो उनकी सिर्फ खाली खुली दावे थे जिसका मकसद सिर्फ मीडिया के अंदर अपनी तशहीर करना, जिसका मकसद था अपनी रोनमाई करना मकसद था। सही। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़किये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।